हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल सिग्नलिंग के ऊपर। सेल सिग्नलिंग आपका काफी ज्यादा इजी टॉपिक होता है, लेकिन बच्चे इसको हार्ड समझते हैं, ठीक है ना। इसको समझते हैं कि यार ये कंफ्यूजिंग वाला है, इसको हम लीव कर देते हैं। मगर गाइज अब आपको ये लीव नहीं करना, क्योंकि मैं इसको आपको बड़े ही डिटेल में एंड बड़े ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। देखो एक्चुअली होता क्या है सेल सिग्नलिंग में, कि आपके अराउंड 16 से 17 पाथवे आते हैं, ठीक है ना। 16 से 17 पाथवे आते हैं। बच्चे इनको पढ़ भी लेते हैं, लेकिन बाद में कंफ्यूज आ जाते हैं, यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं हमें। ठीक है। तो आपको मैं इनको निमोनिक्स के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड ये जो निमोनिक्स रहेंगे काफी ज्यादा इजी एंड आपके मेमोरी वाले निमोनिक्स आपके होने वाले हैं। तो अब आप जब इनको निमोनिक्स के थ्रू पढ़ोगे तो आप फिर कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, या फिर एक पाथवे को आप दूसरे से रिलेट यानी कि दूसरे में नहीं घुसा पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि हर पाथवे में कुछ ना कुछ बात आपकी डिफरेंट होती है, जो आपके से एग्जाम में पूछी जाती है। एंड उसी बात को हम लेकर के चलेंगे, हम देखेंगे कि जो आपका एग्जामिनर है कहाँ से कौन से पाथवे से कौन सा क्वेश्चन उठा सकता है। तो वो सारी बात हम करेंगे, ठीक है ना। एंड जैसे कि आपको पता है गाइज, मैं पहले आपको बेसिक पढ़ाता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको एडवांस पे लेकर के चलता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी का देखेंगे कि आपकी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसको जो है हम किस प्रकार से इजी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात कर सकते हैं। अब गाइज आपको ये सेल सिग्नलिंग स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ये आपकी 12 से लेकर के 14 नंबर तक आती है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट आपकी जो है टॉपिक है सेल सिग्नलिंग, एंड इसको आपको नहीं भूलना। एंड गाइज ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई साहब, इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझो। आप थोड़ा सा जो है एक प्रकार से एक कहानी समझो 5 मिनट की, ठीक है ना। आपके 5 मिनट जाएंगे, लेकिन पूरी की पूरी सेल सिग्नलिंग आपके पास आ जाएगी, आप पे आ जाएगी, जिसने भी ये कहानी सुन ली। अब एक्चुअल में होता क्या है, मान लो एक आप हो, ठीक है ना। आपको मैं नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। एक आपका मित्र है जिसको नाम दे देता हूँ मैं बी। एक आपका मित्र है जिसको नाम दे देता हूँ बी। अब यहाँ पर आप हो एंड यहाँ पर आपका मित्र है, एक शहर में आप रह रहे हो, दूसरे शहर में आपका मित्र रह रहा है। अब आपको क्या है कि आपको अपने मित्र को कुछ बताना है, ठीक है ना। आपको अपने मित्र को कुछ बताना है कि भाई साहब तेरे अंदर ये खराबी है, या फिर तुझे ये करना चाहिए, या फिर तुझे ये नहीं करना चाहिए, या फिर कुल मिलाकर के आपको उसके हाल चाल ही पूछने हैं। तो अब आप क्या करोगे? अब आपको जो है उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, अब आपको उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब आप कांटेक्ट करोगे तो आज के टाइम में जो कांटेक्ट चल रहा है वो चल रहा है मोबाइल के थ्रू। आप जो है अपना मोबाइल निकालोगे, स्मार्ट मोबाइल, एंड उसके मोबाइल पर कॉल लगाओगे, ठीक ना, उसके मोबाइल पर कॉल लगाओगे। तो यहाँ पर अब आपको 3 से 4 पॉसिबिलिटी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बड़े ही ध्यान से सुनना, कि एक पॉसिबिलिटी हो कि आपने जो है उसके पास कॉल लगाया, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ है, पहली पॉसिबिलिटी आपकी ये हो गया, यानी कि आपका कांटेक्ट नहीं हो पाया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपने उसके पास कॉल लगाई, एंड लगाने के बाद जो है आपकी जो है रिंग बजी, लेकिन आपके दोस्त ने वो कॉल नहीं उठाई। तब भी आपका जो है कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तब भी आपका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपकी कॉल उठाई नहीं, क्योंकि वो वहां पर उस समय प्रेजेंट नहीं था। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी पॉसिबिलिटी आ जाओ। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने अपने फ्रेंड को कॉल लगाई, कॉल लगाने के बाद आपके जो फ्रेंड है, फ्रेंड के पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कॉल तो लग गई है, लेकिन अब जो आपको आवाज आ रही है वो सही से नहीं आ रही है, उसमें घेड़ पैड़ चल रही है। तो यहाँ पर भी आपका जो मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से कॉन्टैक्ट अच्छे से नहीं हो पाया। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी और लेकर के चलते हैं। मान लो अपने आपने अपने मित्र को फोन लगाया, यानी कि कॉल लगाई, ठीक है ना। अब आपके मित्र ने फोन भी उठाया है, अब नेटवर्क भी सही है, एंड आपके मित्र से आपकी बात भी हो गई है। तो अब यहाँ पर जाकर के इसको हम राइट राइट कॉन्टैक्ट मानेंगे, यानी कि आपकी जो है जो बात हुई है, आपका जो कॉन्टैक्ट हुआ है, तभी हम सही मानेंगे। असल में जब आपके जो मित्र है, मित्र का कोई रेस्पॉन्स आया, मित्र का कोई रेस्पॉन्स आपके पास आया है, तभी हम यहाँ पर आपकी जो है आपकी और आपके मित्र की एक प्रकार से जो सिग्नल पे बात हुई है, याद रख लेना, ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल पे बात हुई है, उसी को हम सक्सेसफुली मान करके चलेंगे।
ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये थी आपकी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये है कि ये आपके जो है नियर बाय शहर में रह रहा था आपका मित्र, ठीक है ना? अब ऐसा हुआ कि ये मित्र जो है, ये मित्र आपसे जो है दूसरे स्टेट में चला गया। पहले एक ही स्टेट में रह रहा था, लेकिन अब ये दूसरे स्टेट में चला गया। मान लो ये आप यूपी के रहने वाले हैं एंड ये आपका जो है वो यूके में चला गया है, यानी कि आपका उत्तराखंड में चला गया है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ उत्तराखंड के लिए, यानी कि आपका यूके के लिए। तो अब जब आप इसको यहाँ पर कॉल लगाओगे, तो यहाँ पर ये कॉल तो कहला रही थी आपकी लोकल कॉल, ये कॉल कहला रही थी आपकी लोकल कॉल। एंड जब आप यहाँ पर इसको ये कॉल कहला लगाओगे, तो ये कॉल आपकी कहलाएगी नेशनल कॉल। कॉल सेम है, यानी कि आपको बात वही करनी है, लेकिन आपके जो है कॉल का जो है नाम बदल गया। पहले लोकल कॉल कहला रही थी, अब आपकी क्या कहलाएगी, ये नेशनल कॉल कहलाएगी। ठीक है ना? अच्छा, एक और मैं तीसरा यहाँ पर अगर कंडीशन लेकर के चलूं, मान लो ये आपका जो दोस्त था बी था, इसने अपना जीआरएफ क्वालिफाई करा, अच्छी पीएचडी वगैरह करी एंड अपने जो है जॉब के लिए या फिर टीचिंग के लिए ये आपका अब्रॉड चला गया, यानी कि दूसरे देश में चला गया। ठीक है ना? मान लो ये यहाँ पर आ गया, आप वहीं पर हो, अभी तक आपका सीएसआईआर क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आपने अभी तक सही से तैयारी नहीं करी थी, विक्रांत कुमार से आपने अभी तक नहीं पढ़ा था। ठीक है ना? लेकिन आपके दोस्त ने विक्रांत कुमार से पढ़ा था, जितना पढ़ा था अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई साहब जब आप इसको कॉल लगाओगे, तब ये आपकी कहलाएगी इंटरनेशनल कॉल, तब ये आपकी कहलाएगी इंटरनेशनल कॉल। एंड आपको अभी भी बात क्या करनी है कि भाई हेलो कैसा है, सही है क्या, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है क्या? बात वही है, जो बात यहाँ पर करनी थी वही बात यहाँ पर करनी है, वही बात यहाँ पर करनी है। लेकिन अब कॉल के नाम बदल गए, एक आपका लोकल कॉल, एक आपका नेशनल कॉल, एक आपका इंटरनेशनल कॉल। ठीक है ना? यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ वो चीज़ देखो, एक तो यहाँ पर डिस्टेंस आता है, एक तो यहाँ पर डिस्टेंस आ रही है कि भाई साहब डिस्टेंस जो है मैटर कर रही है। ठीक है ना? पहली बात। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि भाई साहब एक तो आपकी डिस्टेंस मैटर कर रही है, दूसरी बात मैटर ये करती है कि भाई साहब जो आपका सिग्नल है, वो सिग्नल अगर लोकल के लिए लगाया जाएगा, तो जब देखो अगर आपने कभी नेशनल इंटरनेशनल कॉल की हो, तो आपका क्या होता है कि इंटरनेशनल कॉल लगने से पहले आपको एक जो है, एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, ठीक है ना? एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, इंटरनेशनल कॉल वैसे ही नहीं लगती। इंटरनेशनल कॉल लगाने के लिए आपको टाइमिंग लगता है, जबकि लोकल आपको कॉल लगाने के लिए कोई टाइमिंग नहीं लगता, लोकल कॉल आपकी एकदम से लग जाती है। लोकल कॉल आपकी तुरंत आपकी रिंग बजेगी आपके मित्र के फ़ोन पर। लेकिन अगर आप जो है इंटरनेशनल कॉल लगा रहे हो, तब तुरंत रिंग नहीं बजती है, ठीक है ना? तुरंत रिंग नहीं बजती है, आपको पहले एक अलार्म सुनाई देगा, ठीक है ना? आपको एक अलार्म सुनाई देगा, उसके बाद आपकी इंटरनेशनल कॉल लगती है, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पर जो एक टाइम के साथ-साथ डिस्टेंस भी मैटर करते हैं। यहाँ पर टाइम के साथ-साथ सॉरी यहाँ पर जो है डिस्टेंस के साथ-साथ आपका टाइम भी मैटर कर रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर आपका टाइम भी मैटर कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छी बात है। तो यही टर्मिनोलॉजी आपकी जो है काम आने वाली है सारे के सारे सेल सिग्नलिंग के लिए। आप जितनी भी आगे सेल सिग्नलिंग देखोगे सब इसी के ऊपर निर्धारित है। कोई ऐसा होगा कि आपका जो है देखो अभी यहाँ पर मैंने बात की आपकी 2 सेल के लिए। अगर मैं इसको देखो सेल को उसमें लेकर के चलूँ, तो मैंने अभी तक आपसे बात की थी कि भाई साहब एक सेल ये है, इस सेल को सिग्नल भेजना है, इस सेल को सिग्नल भेजना है, याद रख लेना सिग्नल भेज रही है, तो ये सेंडिंग सेल कहलाएगी। ये आपका क्या कहलाएगी? ये सेंडिंग सेल कहलाएगी। एंड दूसरी सेल है जो ये सेल ने आपका जो सिग्नल भेजा है इसको रिसीव करेगी, तो रिसीव करेगी इसलिए ये रिसेप्टर सेल, ठीक है ना? इसीलिए रिसेप्टर सेल या फिर टारगेट सेल कहलाएगी। रिसेप्टर सेल या फिर ये टारगेट सेल कहलाएगी। ठीक है ना? एंड ये जो आपका सिग्नल आया है, ये जो सिग्नल आया है, ये अब ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट जा करके आपका जो है इसके अंदर काम करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअल में कैसे काम करेगा? अगर सिग्नल है तो सिग्नल के लिए आपको एक जो है वो रिसेप्टर ज़रूर होना चाहिए। ये रिसेप्टर हो सकता है प्रेजेंट हो पीएम यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ये सेल की पीएम है या फिर इसको हम सीएम यानी कि सेलुलर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। या तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो या फिर ये आपके न्यूक्लियस पे प्रेजेंट हो, यहाँ पर ये बना दिया मैंने आपका न्यूक्लियस, या फिर ये आपका प्रेजेंट हो आपके न्यूक्लियस पर, या फिर ये न्यूक्लियस पे ना प्रेजेंट होकर ये आपका प्रेजेंट हो साइटोसोल पर। तो मैंने ये बनाया आपका रिसेप्टर।
तो इस रिसेप्टर की अलग-अलग लोकेशन होती है, उन अलग-अलग लोकेशन पे ही आपके जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हम पढ़ने वाले हैं कि आपके कितने टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं। पहली बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये भाई साहब, ये जो सिग्नल है अब इसके भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं। ये सिग्नल भी डिसाइड करता है कि भाई साहब इसको जो है जाकर के मेम्ब्रेन से अटैच होना है या फिर इसको सेल के अंदर चले जाना है, ठीक है ना? जिसमें हम हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक पढ़ेंगे। तो हम सिग्नल के भी टाइप पढ़ेंगे एंड इस सिग्नल को हम लिगैंड के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रख लेना, इस सिग्नल को हम लिगैंड के नाम से जानते हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे, हम सिग्नल ना बोल करके अब हम डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे लिगैंड। तो लिगैंड का मतलब होता है कि भाई साहब सिग्नल है, लिगैंड का मतलब क्या होता है, सिग्नल है। तो ये तो था आपका दो सेल के बीच में, ये था आपका दो सेल के बीच में, ये सेल आपकी दूर भी हो सकती है, ये सेल आपके पास भी हो सकती है। ये सेल आपकी यानी कि एक आपकी जो है दिमाग की सेल, दूसरी आपकी जो है हाथ की फिंगर की सेल। तो यहाँ का कॉन्टैक्ट यहाँ पर होने के लिए ये आपकी काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके जो है इस चिक के सेल एंड ये चिक की सेल ये आपके पास-पास में, अगर मैं मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये पास-पास में है, तो वो कॉन्टैक्ट जो हो सकता है वो आपका पास-पास भी हो सकता है या फिर दूर-दूर भी हो सकता है। ठीक है ना? 2 कंडीशन बन गई। अब तीसरा ये कि भाई साहब ऐसा है कि एक सेल है, ये सेल ही क्या काम करेगी, ये सेल ही सिग्नल को यानी कि लिगैंड को जो है सेंड करेगी, लिगैंड को जो है अपने अंदर से रिलीज करेगी एंड इसी सेल पर इस लिगैंड को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर इसी सेल पर पाया जा रहा है, ठीक है ना? यानी कि इस सेल ने अपने अंदर से कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल निकाले एंड वे सिग्नल मॉलिक्यूल सेम सेल पे काम कर रहे हैं, उसी सेल पे काम कर रहे हैं। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबके लिए अलग-अलग टर्मिनोलॉजी का यूज़ करा जाता है, सबके लिए आपको जो है अलग-अलग हिसाब से जो है पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? तो हमको वही चीज़ पढ़नी है, टाइम टू टाइम जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम आएगी, उन टर्मिनोलॉजी को सबको समझेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देखने की कोशिश करो कि भाई साहब आपको यहाँ पर 3 सेल दिखाई गई हैं, यहाँ पर आपको 3 सेल दिखाई गई हैं। अब देखो यहाँ पर 3 सेल दिखाई गई हैं, यहाँ पर होगा क्या वो चीज़ यहाँ पर देखने की कोशिश करो। एक है आपकी सेंडिंग सेल, यानी कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल भेजेगी, इसको हम लिगैंड के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लिगैंड के भी नाम से जानते हैं। अभी हमने बात नहीं करी कि इसका नेचर कैसा है, ना इसके हमने टाइप की बात करी है, ना इसके हमने नेचर की बात करी है, केवल अभी आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ये आपका लिगैंड है। अब इस लिगैंड को क्या होगा कि इस लिगैंड को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर की जरूरत पड़ने ही वाली है। अगर ये रिसेप्टर होगा तो यहाँ पर जो है वो कहलाएगी आपकी टारगेट सेल, वो कहलाएगी आपकी टारगेट सेल। अगर यहाँ पर देखो इस सेल के पास आपको कोई भी रिसेप्टर देखने को नहीं मिल रहा, तो ये आपकी नॉन टारगेट सेल है, ये आपकी नॉन टारगेट सेल है, यानी कि यहाँ पर ये सेल इस वाली सेल से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती, ये सेल इस वाली सेल से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती, जबकि ये सेल जो आपकी टारगेट सेल है जिसपे आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये इससे कॉन्टैक्ट कर सकती है। एंड ये जो रिसेप्टर है इसकी लोकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि पीएम पर भी हो सकती है, आपकी जो है न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकती है एंड आपके जो है साइटोसोल के अंदर भी हो सकती है, याद रख लेना। ठीक है ना? तो हम जो है अब सिग्नलिंग कितने टाइप की होती है, यानी कि आपके जो लिगैंड होते हैं, ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, वे कितने टाइप के होते हैं एंड जो आपके रिसेप्टर होते हैं, वे कितने टाइप के हैं, उसको समझने वाले हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। आई होप अब आपको पता लगा होगा कि सिग्नल क्या होता है। सिग्नल को ही हम लिगैंड बोल देते हैं, इतनी बात याद रख लेना। इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर होता है। इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर हो सकता है कि किसी दूसरी सेल पे प्रेजेंट हो या फिर सेम सेल पर भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो कि आपका एक सेल जो होता है किस प्रकार से सेल सिग्नलिंग परफॉर्म करता है, हाउ टू वर्क सेल सिग्नलिंग बाय ए सेल, ठीक है ना, बाय ए सेल, एक सेल किस प्रकार से सेल सिग्नलिंग कर सकता है। तो स्पेसिफिकली क्या होता है उसमें हम कुछ स्टेप देखते हैं, जैसे कि पहला स्टेप है कि सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाय ए सिग्नलिंग सेल। मान लो ये आपकी कोई सेल थी, अब इस सेल ने क्या काम करा, इस सेल ने सिग्नल मॉलिक्यूल जो है
वे जो है क्या करें, रिलीज करें अपने अंदर से। ये आपके लिगेंड कहलाएंगे, ये आपके लिगेंड कहलाएंगे, याद रख लेना, ठीक है ना। लिगेंड हम कब बोलते हैं, लिगेंड एक्चुअली इन अभी तक ये सिग्नल मॉलिक्यूल ही है, लेकिन लिगेंड ने हम उन कंडीशन में बोलते हैं जब ये रिसेप्टर से जाकर के बाइंड कर लेते हैं, तब हम लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अभी हम इनको सिग्नल मॉलिक्यूल ही बोलेंगे, या फिर हम इनको बोल देते हैं कि आपका लिगेंड भी है ये। लेकिन एक्चुअल में लिगेंड इनको हम तभी बोलेंगे जब ये रिसेप्टर से जाकर के बाइंड कर लेंगे। तो ये चीज आपको जो है कंफ्यूजन करने वाली नहीं है। आप इनको लिगेंड बोलो या फिर सिग्नल मॉलिक्यूल बोलो, अभी तक आपसे कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि एग्जाम में कभी ये आपसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आप इसको लिगेंड भी बोल सकते हो एंड आप इसको सिग्नल भी बोल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई साहब कोई सेल थी, सेल ने आपको क्या काम करा कि आपका जो है सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करे अपने अंदर से। अब ये क्या काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल टू द टारगेट सेल। अब कोई दूसरी सेल है, मान लो कोई दूसरी सेल, अब ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल आए हैं ये ट्रांसपोर्ट होंगे एंड दूसरी सेल पर जाकर के, जो आपकी टारगेट सेल है वहां पर जाकर के ये आपका जो है वो आपके जो है ट्रांसफर होंगे, ये ट्रांसफर होंगे। अब ये ट्रांसफर कर किस प्रकार से होते हैं वो भी आगे देखने वाले हैं कि ये सिग्नल मॉलिक्यूल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर किस प्रकार से जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो थर्ड स्टेप देखो कि बाइंडिंग ऑफ वाई स्पेसिफिक रिसेप्टर लीडर टू इट्स एक्टिवेशन। यानी कि यहाँ पर आपको जो है एक रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट पड़ने ही वाली है। जब तक आपका रिसेप्टर नहीं होगा तब तक ये जो आपके सिग्नल मॉलिक्यूल आए हैं इनका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो अब यहाँ पर जो सिग्नल मॉलिक्यूल है एक्चुअल में आकर के रिसेप्टर से ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन होगा एंड इसके बाद इनिशिएशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे चलेगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे क्या होता है कि भाई साहब ये जो आपका जो है सिग्नल आया है, ये जो आपका सिग्नल आया है, लिगेंड आया है, इसने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड कर लिया है। अब ये रिसेप्टर क्या होगा, रिसेप्टर अब आपके इंट्रासेलुलर, याद रख लेना, इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर। देखो दो चीज होती है, एक होती है आपके इंटरसेलुलर, एक होती है आपकी इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर, दूसरी होती है आपकी इंट्रासेलुलर, दूसरी होती है आपकी इंट्रासेलुलर। तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू सेल, ठीक है ना, याद रख लेना, बिटवीन टू सेल, बिटवीन टू सेल। जबकि आपका जो इंट्रा होता है विद इन सेल, ये आपका होता है विद इन सेल यानी सेल के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर आपका इंट्रा, याद रख लेना, इंट्रा सेलुलर ट्रांसडक्शन परफॉर्म करेगा। यानी कि यहाँ से ये हो सकता है कि ये आपका प्राइमरी, याद रख लेना, ये प्राइमरी मैसेंजर की तरह भी काम करता है, ये आपका प्राइमरी मैसेंजर की तरह भी काम करता है। तो रिसेप्टर हो सकता है कि आपका जो सेकेंडरी मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर दे। ये सेकेंडरी मैसेंजर जो है आपका किसी दूसरे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा एंड फाइनली क्या होगा कि ये जो है आपका, ये फाइनली कहां पर जाएगा, ये आपका जीन के पास जाएगा। जीन कहां पर होती है, डीएनए में प्रेजेंट होती है एंड इस जीन से ही आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, इस जीन से ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्योंकि देखो सेल को जो भी काम करना है वो उसके लिए उसको प्रोटीन बनानी ही बनानी पड़ेगी। एंड एक सवाल ये आता है कि ये सिग्नलिंग चल क्यों रही है, ये सिग्नलिंग चल क्यों रही है। तो देखो भाई साहब, अगर मान लो आपकी जो है कैंसर सेल बननी है, अगर आपकी कैंसर सेल बननी है तो उस कैंसर सेल को नष्ट करना है, तो इसलिए भी यानी कि सेल के डिस्ट्रक्शन के लिए भी आपकी सिग्नलिंग चल रही है, ठीक है ना। एंड अगर आपको सेल को डिवाइड करना है, सेल को डिवाइड करना है, एक से दो होने हैं, तब भी आपकी सेल सिग्नलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अगर सेल को ग्रोथ करनी है, अगर सेल को ग्रोथ करनी है तब भी आपको जो है सेल सिग्नलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अगर सेल को अपने आप डेवलपमेंट यानी कि जैसे कि देखो, अगर कोई अगर जो है खराब प्रोटीन बन गई आपकी सेल के अंदर, उस सेल को जो है वो आपको इनहिबिट कर, उस प्रोटीन को इनहिबिट करना होगा, तब भी आपकी सेल सिग्नलिंग होगी, ठीक है ना। या फिर अगर जो है इम्यूनो सेल एक दूसरे से रिलेशन बनाती है, उसमें भी सेल सिग्नलिंग की जरूरत होती है। या फिर कोई बाहरी पैथोजन आ गया आपका जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, ये सब हो सकते हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए भी सेल सिग्नलिंग की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बेसिकली देखेंगे कि किस प्रकार से आपका जो है सेल वर्क करता है। तो इसके लिए एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझो।
इस डायग्राम को समझो। मान लो ये आपकी एक सेल थी एंड दूसरी सेल इन्होंने आपकी ये बना रखी है, ठीक है ना, दूसरी सेल इन्होंने आपकी ये बना रखी है। तो इस सेल से आपका जो है सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, इस सेल से सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। ये सिग्नल मॉलिक्यूल आपका जो है रिसेप्टर पे है। ये रिसेप्टर प्रेजेंट है आपका पीएम पर, याद रख लेना, पीएम पर या फिर सीएम पर। पीएम सीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी इसी को बोल देते हैं। अब इसने क्या काम किया, अब इसने आपका इंट्रासेलुलर, याद रख लेना, इस रिसेप्टर ने आपका इंट्रासेलुलर जो ट्रांसडक्शन था, इंट्रासेलुलर जो ट्रांसडक्शन था वो इसने स्टार्ट कर दिया, वो इसने स्टार्ट कर दिया। इस रिसेप्टर ने एक मॉलिक्यूल को आपका जो है एक्टिवेट किया, इस मॉलिक्यूल ने दूसरे आपके मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया एंड इसने जो आपका सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट किया, ठीक है ना। ये आपका जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये किसी दूसरे आपके जो है वो क्या काम करेगा, किसी दूसरे आपका जो है मॉलिक्यूल को आपका आपका जो है एक्टिवेट करेगा एंड वो जो मॉलिक्यूल है वो आपका जाकर के डीएनए पर काम करेगा। डीएनए से आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन होगा, देन आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है ना। तो यही आपको समझना है कि आपके सेल के अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर देखो रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, रिसेप्टर आपका यानी कि रिसेप्टर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। इसलिए इसको हम बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर, इसको हम बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर। ये आपका सेल सरफेस रिसेप्टर कहलाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट है सेल सरफेस रिसेप्टर पे। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब देखो दूसरी बात देखो कि भाई साहब आपका यही सिग्नल है, यही सिग्नल अब आपका डायरेक्ट डायरेक्ट जाकर के एंटर कर रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सेल सिग्नल है, ये सेल सिग्नलिंग, ये सेल सिग्नल जो है ये डायरेक्ट ये आपका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म पे जाकर के काम कर रहा है। यानी कि इसका जो रिसेप्टर होगा वो आपको इंटरनल साइड में मिलेगा, वो आपको इंटरनल साइड में मिलेगा सेल के, ठीक है ना। आपको कहां पर मिल रहा है, इंटरनल, या फिर हम कह सकते हैं आपका इंट्रा सेल रिसेप्टर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, यानी कि सेल के अंदर मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आपको पता लगा होगा कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो सेल के बाहर यानी कि सेल की सरफेस पे भी काम कर सकता है रिसेप्टर के साथ एंड आपका सेल के अंदर भी जाकर के सेल रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखो अब बात करेंगे हम कि सेल सिग्नलिंग टाइप, कि सेल सिग्नलिंग, ये जो आपकी सेल सिग्नलिंग हो रही है एक्चुअल में इसके कितने टाइप होते हैं, एक्चुअल में इसके कितने टाइप होते हैं एंड इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं एंड देयर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की भी बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल सिग्नलिंग पाई जाती है, जैसे कि ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, जस्टाक्राइन एंड सिनेप्टिक, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखो मैं आपको वन बाय वन समझाता हुआ चलूंगा, आपको ऑलरेडी जो इसके नोट्स हैं, जो इसकी पीडीएफ है, जो लिखा हुआ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि आपका एक सेल है, आपका जो है स्टार्टिंग में एक सेल है। अब इस सेल ने कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकाले, ठीक है ना, सिग्नल मॉलिक्यूल बाहर निकाले। अब इस सेल के अंदर ही, इस सेल के अंदर ही इस जो ये सिग्नल मॉलिक्यूल निकला है इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये आपका जो है रिसेप्टर है, ठीक है ना। यानी कि सेम सेल है जहां से आपके सिग्नल निकले एंड सेम सेल है जहां पर आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है ना। यानी कि ये ऑटो ऑटो आपकी कंडीशन बननी है। ऑटो का मतलब होता है सेम, ऑटो का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम सेम सेल ने सिग्नल प्रोड्यूस करे एंड सेम सेल के पास ही रिसेप्टर है, ठीक है ना। तो ऐसी सिग्नलिंग आपकी कहलाती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ऐसी सिग्नलिंग आपकी कहलाती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अगर इसके मैं एग्जांपल की बात करूं तो भाई साहब आपका जैसे कि इम्यूनो सेल होते हैं, जैसे कि आपके इम्यूनो सेल होते हैं, जो टी सेल, याद रख लेना, जो आपका प्रोलिफिकेशन ऑफ टी सेल होता है या फिर एक्टिवेशन ऑफ टी सेल होता है, लिम्फोसाइट एक्टिवेशन होता है, ये सब के सब आपके एग्जाम्पल होते हैं ऑटोक्राइन के। यानी कि अगर इम्यूनोलॉजी में आपको कुछ मिल रहा है तो मोस्टली इम्यूनोलॉजी में वे आपके ऑटोक्राइन सिग्नलिंग वहां पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। एक आपको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग देखने को मिलती है, दूसरी आपकी जो है
वो आपको जो है जस्टाक्राइन सिग्नलिंग या फिर आपको सिनेप्टिक सिग्नलिंग देखने को भी मिलती है इम्यूनोलॉजी में, लेकिन मोस्टली आपको ऑटोक्राइन देखने को मिलती है। एग्जाम्पल इसके आगे लिखे हुए हैं तो वरी करने की कोई बात नहीं है। तो ये था आपका ऑटोक्राइन। दूसरा होता है पैराक्राइन, दूसरा होता है पैराक्राइन। अब देखो पैरा पैरा का मतलब यहाँ पर पड़ोसी समझो, पैरा का मतलब पड़ोसी समझो। एक सेल आपका यहाँ पर था, मान लो मैं यहाँ पर अगर आपसे आपके लिए लीवर बना दूं, तो ये मैंने आपका बना दिया है लीवर, ठीक है ना, ये मैंने आपका बना दिया है लीवर, ये आपका लीवर है। तो एक सेल यहाँ पर है, दूसरी सेल इस लीवर में यहाँ पर है, ठीक है ना, है ये एक दूसरे के नियर बाई। अब ये क्या करेंगी, यहाँ से जो है आपका जो है सिग्नल मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से ये सिग्नल मॉलिक्यूल निकला है, एंड यहाँ से जो सिग्नल मॉलिक्यूल निकला है, इसके जो नियर बाई सेल है, नियर बाई सेल है, उसके पास एक रिसेप्टर है जो कि इस सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव कर लेगा, जो कि इस सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव कर लेगा, एंड उसके बाद जो अंदर का ट्रांसडक्शन प्रोसेस होना है वो आपका चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो आपका अंदर का ट्रांसडक्शन प्रोसेस है वो आपका चलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा सिग्नल, ऐसी सिग्नलिंग जो आपकी पास होती हो, ठीक है ना, पास पास होती हो, उसको हम पैराक्राइन बोल देते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप पढ़ोगे डब्ल्यू एंटी सिग्नलिंग, डब्ल्यू एंटी सिग्नलिंग एंड हैज हॉग सिग्नलिंग, ठीक है ना, हैज हॉग सिग्नलिंग आप वहां पर पढ़ने वाले, ठीक है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे मतलब वरी करने की कोई बात नहीं। तो ये थी आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग, जहां पर आपकी सेल जो है पास पास थी, सेल पास पास। अब इसके बाद आती है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है कि भाई साहब, एक है आपके दिमाग में पिट्यूटरी सेल, एक है आपके दिमाग में पिट्यूटरी सेल, ये आपका मैंने बना दिया माइंड, ठीक है ना, ये माइंड बना दिया है। दूसरा बना दिया है कि भाई साहब आपकी जो है पैर की जो है सेल है, ठीक है ना, पैर की सेल है, ये मैंने यहाँ पर पैर की सेल बना दी है, ठीक है ना, यानी कि आपके जो फुट है, फुट की सेल बना दी है। अब इस माइंड से क्या होगा, यहाँ पर ये जो पिट्यूटरी सेल है, यहाँ से आपके सिग्नल मॉलिक्यूल निकलेंगे, यहाँ से सिग्नल मॉलिक्यूल निकलेंगे। देखो ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, अमाइनो एसिड हो सकते हैं, इनका नेचर प्रोटीनियस हो सकता है, स्टेरॉइड हो सकते हैं ये। तो हम आगे बात करने वाले हैं कि सिग्नल मॉलिक्यूल आपके कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये निकलेंगे, एंड ये सिग्नल मॉलिक्यूल जो निकले हैं, ये यहाँ पर ये क्या होंगे, डायरेक्ट जो आपकी वेन होती है, जो आपका ब्लड फ्लो होता है, ये डायरेक्ट जो है उसमें आपके भेज दिए जाते हैं, ये आपके जो है उन सिग्नल मॉलिक्यूल को उसमें जो है सेंड कर दिया जाता है। एंड जब सेंड करेंगे तो ये आपके जो है जो ब्लड है, जो आपका जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उसके थ्रू ये जो है दूसरी किसी सेल से जाकर के आपका यहाँ पर ये अटैच कर लेंगे, क्योंकि ये जो है इस सेल के लिए आए हैं। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही होगी कि भाई साहब जो यहाँ से माइंड से सेल निकला है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका जो है सॉरी सिग्नल निकला है, यहाँ पर ये वर्क कर रहा है पैर पर जाकर के, वर्क कर रहा है पैर पर जाकर के, और स्पेसिफिक है, ये आपका कहीं दूसरी जगह काम नहीं करने का, आपके लीवर में काम नहीं करने का, आपके स्टोमक में नहीं करने का, आपका जो है आपके इंटेस्टाइन में नहीं काम नहीं करने का। तो ये आपका जो है डायरेक्ट पैर पर जाकर के काम करेगा, ठीक है ना, इंस्टेंट आपका जो है कहीं पर भी काम नहीं करेगा। एंड ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग की बात करूँ, यहाँ पर टाइमिंग की बात करूँ, ऑटोक्राइन में आपको बिल्कुल कम समय लगेगा, पैराक्राइन में ऑटोक्राइन से ज्यादा समय लगेगा, एंडोक्राइन में थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना, एंडोक्राइन में, क्योंकि टाइमिंग, अगर यही आपसे टाइमिंग के हिसाब में इनका कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि सबसे पहले कौन काम करेगा, सबसे पहले सिग्नलिंग आपकी कंप्लीट कहाँ पर होगी, तो सबसे पहले ऑटोक्राइन में, फिर पैराक्राइन में, फिर आपकी एंडोक्राइन में, ठीक है ना, इसलिए मैंने टाइमिंग को भी आपको बताया। ये चीज आपसे पूछी जा चुकी है सीएसआईआर में। अब इसके बाद आती है जस्टाक्राइन, इसके बाद आती है आपकी जस्टाक्राइन, ठीक है ना। तो जस्टाक्राइन जैसे कि इसका नाम बता रहा है जस्ट नियर, जस्टाक्राइन जस्ट नियर। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट होता है, कॉन्टैक्ट, जैसे कि आप एक दूसरे से अपना हाथ मिलाते हो ना, एक हाथ ये रहा, दूसरा हाथ ये रहा, जैसे कि आप हाथ मिलाते हो, तो सेम काम आपकी सेल करती है, सेम काम आपकी सेल करती है, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट होता है। यानी कि ये जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये इस सेल से यहाँ से रिसीव करा जाएगा, एंड तुरंत यहाँ पर जो रिसेप्टर है, तुरंत यहाँ पर जो रिसेप्टर है, ये इसको रिसीव कर लेगा, तुरंत इसको रिसीव कर लेगा। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपका जो है, जो आपका रिसेप्टर है,
एंड जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो है बिल्कुल भी गैप नहीं है, वे आपके जो है मिले हुए हैं, इस प्रकार से हैंड शेकिंग उनकी चल रही है, ठीक है ना। यानी कि एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, इसने जो है यहाँ से ये डायरेक्ट एक सेल का दूसरे सेल में जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है, सिग्नल आपका ट्रांसड्यूस हो रहा है। तो ये है आपकी जस्टाग्राइन। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो याद रख लेना, इसके एग्जाम्पल नोच डेल्टा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ही आप पढ़ोगे इसको, नोच डेल्टा सिग्नलिंग, नोच डेल्टा सिग्नलिंग इसका जो है एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। इसके बाद अब आपकी बारी आती है सिनेप्टिक की, अब आपकी बारी आती है सिनेप्टिक की। एक्चुअली ये जो जस्टाक्राइन है, याद रख लेना, ये जस्टाक्राइन आपकी पैराक्राइन की तरह ही होती है, लेकिन पैराक्राइन से बहुत ज्यादा आपकी जो है अलग होती है, क्योंकि इसमें जो है क्लोज प्रोक्सिमिटी होती है, इसमें क्लोज प्रोक्सिमिटी होती है, जबकि जो पैराक्राइन होता है, पैराक्राइन आपका आपका काफी दूर होता है, ठीक है ना, पैराक्राइन आपका काफी दूर होता है। इसके बाद आपकी आती है सिनेप्टिक, सिनेप्टिक की। तो आपने न्यूरॉन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, आपने क्या देखा होगा वहां पर कि मान लो एक न्यूरॉन सेल ये है, ठीक है ना, यहाँ पर आपने डेंड्राइट एक्सोन वगैरह पढ़े होंगे कि डेंड्राइट एक्सोन क्या होते हैं, एंड दूसरी आपकी न्यूरॉन सेल ये है, ठीक है ना, दूसरी न्यूरॉन सेल आपकी ये है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में कोई भी आपका जो है रिसेप्टर नहीं पाया जाता, आपका कोई भी यहाँ पर रिसेप्टर नहीं पाया जाता है इन सेल में। इन सेल में क्या होता है कि डायरेक्ट आपका जो है वो सिग्नल मॉलिक्यूल निकलेगा, सिग्नल मॉलिक्यूल निकलेगा, एंड ये जो है एंटर कर जाएगा इस सेल के अंदर, ये एंटर कर जाएगा इस सेल के अंदर। यहाँ पर कोई भी रिसेप्टर नहीं पाया जाता है, आपसे पूछा भी जाता है कि आपकी किस प्रकार की सिग्नलिंग में कोई भी रिसेप्टर नहीं पाया जाता। तो याद रख लेना है, जो आपकी सिनेप्टिक सेल होती है उनके अंदर जो सिग्नलिंग होती है वहां पर आपका रिसेप्टर नहीं पाया जाता। एक्चुअल में यहाँ पर आपका काम करता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, यहाँ पर परफॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर जो आपका केमिकल होता है वो आपका कैसे काम करता है, जिस प्रकार से आपके घर में बिजली दौड़ती है ना, बिजली क्या काम करती है, अगर आपने कभी बिजली का पढ़ा होगा पैमाना, कभी आपने इंटर हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो बिजली इस प्रकार से आपकी जो है आपकी दौड़ती है। तो यहाँ पर भी सेम आपके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है, इस बात को याद रखना है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम आपने पढ़ा होगा कि सोडियम पोटेशियम पाथवे किस प्रकार से काम करता है, सोडियम कैल्शियम किस प्रकार से काम करता है, ये सारी चीज मैं आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, सेल बायोलॉजी में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आई होप आपको इन शब्दों के मतलब भी पता चला होगा। ऑटो, ऑटो मतलब सेम, सेम यानी कि पैरा, पैरा मतलब पड़ोसी, एंडो, एंडो मतलब फार यानी कि दूर, आपकी जो है सेल काफी दूर है। जस्टाक्राइन जस्ट नियर यानी कि उन्होंने अपनी हैंड शेक कर रखी है। सिनेप्टिक में आपको कोई भी रिसेप्टर नहीं मिलेगा, यहाँ पर एक सेल जो जो आपकी न्यूरॉन सेल है दूसरे न्यूरॉन से जो है अटैच होती है, इस प्रकार से थोड़ा गैप होता है, इस सेल से सिग्नल मॉलिक्यूल निकलेगा एंड तुरंत आपका जो है इस सेल के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपके जो है जो सिग्नलिंग होती है वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू चलती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू चलती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। देखो अब यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से इन्होंने दिखा रखा है, आई होप आपको थोड़ा सा मेरे डायग्राम से पता चला होगा। एंड थोड़ा सा आप यहाँ पर देखो कि फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नलिंग यहाँ पर किस प्रकार से दिखा रखी है। सबसे पहले बात कर रखी है इन्होंने एंडोक्राइन की। एंडो का मतलब मैंने आपको बताया कि फार यानी कि दूर, जब आपकी सेल दूर दूर हो, ठीक है ना, ये समझ लो ये आपकी पिट्यूटरी सेल की सेल है, एंड ये आपको मैं लीवर की सेल ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं कि पैर की लेनी है, लीवर की सेल लेनी है। अब यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अपना हार्मोन्स निकालेगी, ये हार्मोन्स निकला है, ये जो आपकी देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कि सिग्नल क्या क्या होते हैं। सिग्नल में आपके हार्मोन्स भी आते हैं, आपके जो है ग्रोथ फैक्टर भी आते हैं, आपके स्टेरॉइड्स भी आते हैं, आपके कुछ अमाइनो एसिड जिसको हम पॉलीपेप्टाइड के थ्रू बोल सकते हैं वे भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड ने आपका हार्मोन्स निकाला, वो हार्मोन्स आपका लीवर पे जाकर के काम करता है, वो हार्मोन लीवर पे जाकर के काम करता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो है देखो एंजाइम्स याद रख लेना, जो आपका एंजाइम्स होता है वो जिस सेल के अंदर निकलता है उसी सेल के अंदर काम करेगा, ठीक है ना, जिस सेल के अंदर बना उसी सेल के अंदर काम करेगा। ऐसा नहीं कि ये जो आपका एंजाइम्स बनाया है ये दूसरी सेल पे जाकर के काम कर ले, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो आपका हार्मोन्स अगर सीक्रेट हो रहा है तो ये हार्मोन्स जो है दूसरे सेल से जाकर के आपका जो है वो काम कर सकता है, दूसरे सेल पे जाकर के आपका काम कर सकता है।
तो इसी प्रकार से यहाँ से इस सेल से हार्मोन्स निकला एंड इस हार्मोन्स ने ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि जो आपकी ब्लड स्ट्रीम है उसके थ्रू ये किसी दूसरे सेल से जाकर के आपका कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है ना, कांटेक्ट कर लेगा। क्योंकि इस सेल के ऊपर आपका जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एंड ये जो रिसेप्टर होता है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रिसेप्टर होता है ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। विदाउट स्पेसिफिसिटी ये इसको जो है वो आपका रिसीव नहीं करेगा, इसको आपका रिसीव नहीं करेगा। हम जब रिसेप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको जो है इम्पोर्टेंट है कि ये आपका जो रिसेप्टर है ये स्पेसिफिक फॉर्म में आपका काम करता है। इसके बाद पैराक्राइन, पैराक्राइन की बारी आती है। पैरा का मतलब होता है पड़ोसी, पैरा का मतलब होता है पड़ोसी। यहाँ पर आपको किसी भी ब्लड स्ट्रीम की जरूरत नहीं पड़ती, आपके जो है एक ही, मान लो यहाँ पर मैंने लीवर सेल बना दी, लीवर सेल आपकी बना दी है, उस लीवर सेल के अंदर ही दो सेल है जो आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करती है, सिग्नलिंग परफॉर्म करती है। यानी कि ए सेल टारगेट ए नियर बाई सेल, ठीक है ना, ए सेल टारगेट ए नियर बाई सेल आपका जो है टारगेट करती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद ऑटोक्राइन की बात बारी आती है, ठीक है ना। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल। अब कोई एक सेल था, सेल ने सिग्नल प्रोड्यूस करा एंड उसी के ऊपर उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसी के ऊपर उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ए सेल टारगेट इट सेल्फ, इट इज कॉल्ड ऑटोक्राइन, इसको हम ऑटोक्राइन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, इसके बाद आपका आता है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट। एंड कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट में क्या होता है, एक्चुअल में कॉन्टैक्ट बनता है, आपका एक कॉन्टैक्ट बनता है जिसको हम जस्टाक्राइन क्राइन के नाम से जानते हैं, जिसको हम जस्टाक्राइन के नाम से जानते हैं। या तो जस्टाक्राइन आपसे पूछा जाए या फिर आपसे कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट पूछा जाए, आपको याद रखना है यहाँ पर एक आपका कॉन्टैक्ट बनेगा, ठीक है ना, आपका एक कॉन्टैक्ट बनेगा, जैसे कि आपने इम्यूनोसेल में देखा होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इसके एग्जांपल लिखता हुआ चलूं तो इसका एग्जांपल आपका इम्यूनोसेल होगा, इसका एग्जांपल इम्यूनोसेल होगा। ऑटोक्राइन का एग्जांपल भी आप इम्यूनोसेल में देखते हो, ठीक है ना, इम्यूनोसेल में देखते हो। एंड इसके बाद जो आपका पैराक्राइन होता है, पैराक्राइन में आप हैजहोग या फिर डब्ल्यू एंटी सिग्नलिंग देखते हो। ब्लड स्ट्रीम में आप जो है वो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पैनक्रियाटिक की ग्लैंड होती है, ये अपना जो है हार्मोन सीक्रेट करती है, किसी दूसरी सेल पे जाकर के काम करती है। तो आप जो है उस चीज को भी समझ सकते हो, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो इसके बाद देखो एग्जाम्पल आगे लिखे हुए हैं, वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वरी करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इसके बाद नंबर 5 जिसको हम सिनेप्स बोल देते हैं, सिनेप्स में क्या होता है, न्यूरॉन सेल होती हैं एंड इस न्यूरॉन सेल में जो है न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। आपके क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए जाते हैं इस सेल के से, ठीक है ना, इस सेल से रिलीज किए जाते हैं, जो कि आपके जो है न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होता है। ये यहाँ पर एक्चुअल में रिसेप्टर नहीं होते, यहाँ पर ये रिसेप्टर नहीं होते हैं, बट बिहेव एज लाइक ए रिसेप्टर, ठीक है ना, रिसेप्टर की तरह बिहेव करते हैं। एक्चुअल रिसेप्टर यहाँ पर नहीं होता है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये आपकी कहलाती है सिनेप्सिस। इसका जो एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयन चैनल, जब आपने पढ़े होंगे तो वही इसके एग्जांपल है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है कि आपकी एंडोक्राइन सेल क्या होती है, पैराक्राइन सेल क्या होती है, ऑटोक्राइन सेल क्या होती है एंड जस्टाक्राइन सेल क्या होती है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग हम किसको बोलते हैं, एंडो का मतलब होता है फार, एंडो का मतलब होता है फार यानी कि दूर। देखो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको जो है फिर आपको रिवीजन नहीं, आपको डायरेक्ट रिकॉल करना पड़ेगा, आपको रिवीजन नहीं आपको रिकॉल करना पड़ेगा, इस बात को याद रख लेना। एंडोक्राइन सिग्नलिंग आपका क्या होता है कि द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्ट ऑन टारगेट सेल डिस्टेंसली लोकेटेड ऑन देयर साइट्स ऑफ सिंथेसिस, यानी कि जहां से सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा था उससे आपके दूर यानी कि डिस्टेंटली आपका जो है लोकेटेड होता है। इट इज ए लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग, ये आपका जो है लॉन्ग रेंज में जो है परफॉर्म होता है, इस बात को याद रख लेना। एक्चुअली जुकाम हो रहा है, जुकाम में शब्द जो है बोले नहीं जा रहा भाई साहब, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन जो है गलत हो रहा है, लेकिन उस चीज पे मत जाना। तो जुकाम हो रहा है, इस बात को समझ लेना, आपको भी कभी हुआ होगा, आपसे शब्द नहीं बोले जाते, वही कंडीशन मेरे साथ भी हो रही है। सिग्नलिंग इन विच सिग्नल मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड स्ट्रीम, ठीक है ना, एंड आपके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में
छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। पैराक्राइन मतलब नियर बाय, ठीक है ना? द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज बाय ए सेल अफेक्टेड टारगेट सेल ओनली ए क्लोज प्रोक्सिमिटी। आपका जो है क्लोज प्रोक्सिमिटी में ही ये काम करते हैं, ठीक है ना? इतनी बात आपको याद रखनी है, जैसे कि एग्जांपल WNT या फिर हैज-होग सिग्नलिंग, ठीक है ना? WNT हैज-होग सिग्नलिंग, इस बात को याद रख लेना। इसके बाद यहाँ पर देखो, अगर मैं एंडोक्राइन की बात करूँ तो टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग या फिर जिसको हम जीपीसीआर सिग्नलिंग इसी में आ जाता है। एंड आपका रेटिनोइक सिग्नलिंग, स्टेरॉइड सिग्नलिंग, जितने भी आपके स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइड सिग्नलिंग, थायराइड सिग्नलिंग, ठीक है ना? थायराइड टीएचएस, ठीक है? टीएचएस थायराइड सिग्नलिंग, ये सब आपके एंडोक्राइन में आ जाते हैं, जबकि पैराक्राइन में आपके डब्ल्यूएनटी हैज-होग वगैरह आ जाते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जैसे कि एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, ठीक है ना? सॉरी, एक्टिवेशन आपका जो है वो मैच्योरेशन ऑफ टी सेल। ऑटोक्राइन, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ। द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कैन अन अफेक्ट ऑन सेम सेल दैट प्रोड्यूस इट, ठीक है ना? इसके लिए आप जो है याद कर सकते हो, आपका जो है वो इम्यूनोसेल में आपका मैच्योरेशन ऑफ टी सेल वगैरह। फिर इसके बाद जस्टाक्राइन यानी कि कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, इट इज रिक्वायर्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसको फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डू नॉट डिफ्यूज फ्रॉम द cell producing it and cell bearing signal molecule interact with receptor protein of adjacent responding cell। यानी कि ये तभी काम करेगा जब ये सेल टू सेल कॉन्टैक्ट में आपका प्रेजेंट हो। एंड इसका एग्जांपल आपको याद रख लेना, नोच डेल्टा सिग्नलिंग, ठीक है ना? नोच डेल्टा सिग्नलिंग, ये नोच डेल्टा या फिर डेल्टा नोच सिग्नलिंग जिसको बोला जाता है, ये आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है ना? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हो। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, अब मैं इतनी देर से आपकी बात कर रहा था सिग्नल मॉलिक्यूल, लिगैंड, तो ये क्या होते हैं, इन चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं कि सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होता है, लिगैंड क्या होता है, किस प्रकार से काम करते हैं। तो देखो, सिग्नल मॉलिक्यूल आर केमिकली हेट्रोजीनस कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचर आपसे पूछा जाता है कि सिग्नल मॉलिक्यूल आर केमिकली हेट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं, डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, जिसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना? इम्पोर्टेंटली एक होता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड, एक होता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड, जिसको हम कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, जिसका एग्जांपल होता है जस्टाक्राइन, जहां पर आपका जो है वो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मैनर में काम चल रहा था, तो इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड याद रख लेना भाई साहब। दूसरा होता है सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल, या फिर जिसको जो आपका सीक्रेट हो जाए। एक सेल है, मान लो ये आपकी सेल है, इस सेल से आपके जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वे सीक्रेट हो रहे हैं एंड किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इसको हम आउटसाइड सीक्रेट के नाम से भी जानते हैं। इन सिग्नल मॉलिक्यूल को हम आउटसाइड सीक्रेट मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बाहर साइड में जा रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर जाकर के वे काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। तो आपसे या तो सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल बोले, या फिर आउटसाइड सीक्रेट बोले, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल बोले, या फिर आपसे जो है एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड आपके लिए बोल दे तो आपके लिए बात एक ही होने वाली है। ये क्या काम करते हैं, ये फर्दर डिवाइडेड, इनको जो है फर्दर डिवाइडेड किया जाता है इनटू थ्री कैटेगरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क ऑन डिस्टेंस ओवर व्हिच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड, जहां पर आपके सिग्नल जो है ट्रांसमिटेड होते हैं। पहला होता है आपका एंडोक्राइन, एंडो का मतलब होता है फार, के जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उसको बहुत दूर जाना, उसको बहुत ही दूर जाना है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जो है उसको बहुत दूर जाना है, तो उसको बोलेंगे हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नल के नाम से आप जानते हो, एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग ये आपका जो है प्रोसेस का नाम हो जाएगा, ठीक है ना? फिर इसके बाद आपकी पैराक्राइन, पैरा का मतलब होता है पड़ोसी, यानी कि नियर बाई, यानी कि ऐसा सिग्नल मॉलिक्यूल जो कि नियर बाई काम करता है, नियर बाई काम करता है, उसको बोलते हैं पैराक्राइन। एंड फिर होता है आपका ऑटोक्राइन, जो कि सेल्फ, यानी कि सेल्फ सेल पे काम कर ले, अपने आप पे काम कर ले, ऐसे को हम बोलते हैं
ऑटोक्राइन सिग्नल, ऐसे को हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नल। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो नोट में कुछ लिखा हुआ है कि सिग्नलिंग सेल प्रोड्यूसेस सिग्नल हु कंबाइन ओनली देयर रिसेप्टर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कुछ शब्दों की मिस्टेक है कि सिग्नलिंग सेल प्रोड्यूसेस सिग्नल, ये आपका सिग्नल है, सिग्नल हु कंबाइन ओनली देयर रिसेप्टर, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंट्रा सेलुलर। जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल निकला है, जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल निकला है, ये भी स्पेसिफिक होगा एंड ये जिस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा वो रिसेप्टर भी इसके लिए स्पेसिफिक होगा। यानी कि ये नहीं कि एक सिग्नल मॉलिक्यूल निकला है, उसका नेचर कोई दूसरा है, जो रिसेप्टर है वो कोई दूसरा है, वे आपस में एक एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन वे सिग्नल परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका जो है जो रिसेप्टर होता है वो भी स्पेसिफिक होता है। ये रिसेप्टर भी आपका या तो एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि आपका ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट, यानी कि ये आपका सरफेस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये साइटोसोल, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है या तो ये साइटोसोल में हो या फिर ये न्यूक्लियस में हो, ठीक है ना। जो रिसेप्टर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखो यहाँ से आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, तो इस चीज को आप याद कर लेना, इस चीज को आप याद कर लेना। यहाँ से आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की, कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आपके कितने टाइप के होते हैं एंड उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो देखो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, इनको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला होता है आपका स्मॉल, एक आता होता है आपका स्मॉल लिपोफिलिक मॉलिक्यूल। लिपोफिलिक को हम आपका क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं आपका लविंग, यानी कि आपका जो है वो लिपिड लविंग, ठीक है ना। लिपिड लविंग के नाम से भी हम जो है वो जान सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं। तो देखो आपको इसको समझने के लिए पीएम को समझना पड़ेगा। पीएम आपकी कैसे बनी हुई होती है, पीएम आपकी मोस्टली जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। तो अगर ये स्मॉल है, अगर सिग्नल मॉलिक्यूल आपका जो है स्मॉल है, स्मॉल होने के साथ साथ ये लिपोफिलिक है, ये आपका लिपोफिलिक है, तो ये क्या काम करेगा, ये आसानी से इस लिपिड को क्रॉस कर देगा, इस लिपिड को, यानी कि ये जो आपकी मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस कर देगा, ठीक है ना। एक तो ये आपका छोटा है, दूसरी बात ये लिपिड से जाकर के आपका जो है लिपिड मतलब लिपिड के जैसा ही इसका नेचर है इस सिग्नल मॉलिक्यूल का, तो ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा। तो यहाँ पर देखो द डिफ्यूज, यहाँ पर डिफ्यूज कर जाएगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। एंड ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, जो स्मॉल लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये आपका जो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा, जिसमें आपके न्यूक्लियस पे प्रेजेंट हो सकता है रिसेप्टर या फिर साइटोसोल में प्रेजेंट हो सकता है। एग्जांपल ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल हार्मोन्स दैट इंटरेक्ट विद साइटोसोलिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर, यानी कुछ एग्जांपल होते हैं जो कि आपका जाकर के काम करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे, ठीक है ना। उनके एग्जांपल गाइज, ये एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा आपका लिपोफिलिक सिग्नल है या फिर लिपोफिलिक लिगेंड है, या फिर ऐसा कौन सा यहाँ पर जो है ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका नेचर स्मॉल या फिर आपका जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें से किसका रिसेप्टर सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है। तो याद रख लेना आपके जितने भी स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड इसके बाद आपके कॉर्टिकोस्टेरोल, एल्डोस्टेरोन, ये सारे के सारे आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं। एंड इनकी जो लोकेशन होते हैं, इनका जो रिसेप्टर होता है वो इनर साइड में, सेल के इनर साइड में प्रेजेंट होता है। इसके बाद कुछ स्टेरॉइड लाइक हार्मोन्स होते हैं जैसे कि आपके अल्फा एक्डायोसोन, आपको मैं लिपिड के अंदर ये पढ़ा चुका हूँ कि ये आपका अल्फा एक्डायोसोन
क्या होता है। एंड कुछ नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं लाइक थायराइड एंड रेटिनोइक एसिड। थायराइड एंड रेटिनोइक एसिड, थायराइड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, थायराइड को भी डिटेल में पढ़ेंगे, रेटिनोइड को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपका T3 क्या होता है थायराइड में, T4 क्या होता है, किस प्रकार से ये हार्मोन्स काम कर सकते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होती है, गोइटर नाम की डिजीज किस प्रकार से होती है, सब चीज बात करेंगे थायराइड के अंदर में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से रेटिनोइक में हम जो है वो आपकी जो है आई सिस्टम को पढ़ेंगे, पूरा का पूरा आपके आई सिस्टम में किस प्रकार से सिग्नलिंग चलती है, ठीक है ना। तो ये थे आपके स्मॉल लिपोफिलिक मॉलिक्यूल जिनका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होता है, जिनका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होता है, ये चीज आपको याद करनी है। दूसरा आते हैं आपके हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि वाटर लविंग, वाटर लविंग। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं फिर दोबारा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, ये मेम्ब्रेन आपकी लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, ठीक है ना, ये आपकी लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है अब इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रिसेप्टर होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा, इसका जो रिसेप्टर होगा कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द सेल सरफेस, ये आपका सेल सरफेस से जाकर के बाइंड करेंगे। एंड इसके एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलसाइटोसिन, ACTH, ठीक है ना। इनको आपको गाइज याद रखना है, इनको आपको याद रखना है, इनके एग्जाम्पल ये आपको नहीं भूलने हैं, ठीक है ना। आपसे ये 2 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, जरूर 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 पूछा जाएगा, इनका चाहे कोई निमोनिक्स बना लेना। इसके बाद हम बात करते हैं, हम कुछ और इम्पोर्टेंट एक नोट है यहाँ पर, ये देख लो। ये नोट क्या है कि फ्यू लिपोफिलिक, कुछ आपके लिपोफिलिक होते हैं, लिपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू द सेल सरफेस। एक्चुअल में ये इंट्रासेलुलर बाइंड करने चाहिए थे, लेकिन इसके अलावा ये आपके जो है वो सेल सरफेस से बाइंड कर रहे हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उससे बात कर रहे हैं, जिसके एग्जांपल देखो कि मोस्ट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर मेंबर ऑफ इकोसोनोइड्स। भाई साहब इस इकोसोनोइड्स पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये मैं आपको लिपिड में पढ़ा चुका हूँ, सेल बायोलॉजी में मैंने लिपिड के अराउंड 8 लेक्चर कर रखे हैं। इस बार मैंने डिटेल में पढ़ाया, वो डिटेल में इसलिए ही पढ़ाया है क्योंकि भाई साहब आपका क्वेश्चन इस बार लिपिड से आना है, ठीक है ना, लिख के रख लो कि आपका लिपिड से क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। इकोसोनोइड मैंने आपको वहीं पर पढ़ा रखा है। इसके बाद इसमें कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन आ जाते हैं, थ्रोम्बोजोन्स आ जाते हैं, ल्यूकोट्राइन्स आ जाते हैं। थ्रोम्बोजोन्स आपका प्लेटलेट के फॉर्मेशन में जो है हेल्प करते हैं, प्लेटलेट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इस बात को याद रख लेना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे आपके सिग्नल मॉलिक्यूल। अब बारी आती है कुछ आपके सेकेंडरी मॉलिक्यूल के लिए, सेकेंडरी मॉलिक्यूल या फिर सेकेंडरी मैसेंजर के लिए, कि सेकेंडरी मैसेंजर एक्चुअल में होते क्या है एंड ये इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो देखो समझो, समझने की कोशिश करो कि मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये कोई रिसेप्टर प्रेजेंट था। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा, एक सिग्नल मॉलिक्यूल तो आपका डायरेक्ट एक दूसरी सेल से आ रहा था, इसको हम प्राइमरी सिग्नल मॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन इसके बाद मान लो यहाँ पर इस सेल के पास जो टारगेट सेल है, इस टारगेट सेल के पास ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर सेल क्या काम करेगा, रिसेप्टर सेल सिग्नल मॉलिक्यूल का जो आपका मैसेज है उसको कन्वे करेगा सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू, उसको कन्वे करेगा आपका सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू। तो ये जो आपके सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, ये आपके इंट्रासेलुलर होते हैं, ये आपके इंट्रासेलुलर होते हैं, इस बात को याद रख लेना। यानी कि बाइंडिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स टू द सेल सरफेस लीड टू इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टर्म एज सेकेंडरी मैसेंजर। यानी कि ये जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं ये आपके लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, एंड यही फर्दर जो है किसी भी मैसेज को कन्वे करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं इन इंट्रासेलुलर मैनर में, इंट्रासेलुलर मैनर में। These low molecular weight signaling molecule include
साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, डाइएसाइल ग्लिसरॉल जिसको हम डैक के नाम से जानते हैं, इनोसिटोल 145, ठीक है ना, 145 ट्राइफॉस्फेट जिसको हम IP3 के नाम से जानते हैं, फास्फोइनोसिटाइड्स एंड कैल्शियम, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपके नाइट्रस ऑक्साइड, इसके बाद आपके नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैस भी आपका क्या काम करती है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था आपका सेकेंडरी मैसेंजर। अब इसके बाद बात करते हैं हम रिसेप्टर की, इसके बाद हम बात करते हैं रिसेप्टर की, ठीक है ना, ज्यादा देर नहीं बची, थोड़ी सी देर और बची है, तो इसको समझ लो। आज का जो है लेक्चर इंपॉर्टेंट है एंड यही आपका जो है बेस बना करके लेके चलेगा। इसके बाद हम डायरेक्ट जो है आपके पाथवे पर जंप करेंगे, ठीक है ना। तो पानी वानी पीना हो तो पी लो भाई साहब, मुझे तो प्यास लग रही है, मैं तो पीऊंगा। ठीक है, रिसेप्टर पे बात करते हैं। रिसेप्टर क्या होता है भाई साहब, जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव कर रहा है वो आपका रिसेप्टर हो सकता है ये रिसेप्टर आपका जो है पीएम पर रहे, पीएम पर रहेगा तो इसको बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर, एंड हो सकता है कि ये सेल के अंदर रहे, अगर अंदर रहेगा तब इसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। यानी कि रिसेप्टर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेल सरफेस रिसेप्टर, दूसरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि रिसेप्टर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है एंड रिसेप्टर बोला किसको जाता है। तो रिसेप्टर आर केमिकली प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। जो रिसेप्टर होता है वो आपका प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, यहाँ पर प्रोटीन भी रहेगा। जो चीज मैंने आपको बताया था पहले बायोकेमिस्ट्री में, जो चीज अगर ऐसे दो चीज को कंबाइन करके बनाई गई हो तो जो पहला आ रहा है उसका अमाउंट कम रहेगा, जो बाद में आ रहा है उसका अमाउंट ज्यादा होगा। यहाँ पर ग्लाइकोज यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो कम मात्रा में होगा, जो प्रोटीन है वो ज्यादा मात्रा में होने वाली है। तो यहाँ पर देखो रिसेप्टर आर केमिकली प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल विच बाइंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो कि आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं, जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल आ रहा है उससे ये बाइंड करेंगे। The cellular response to a particular extracellular signal molecule depend on its binding to a specific receptor located on the surface of target cell or in its nucleus or cytosol। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका रिसेप्टर है वो भाई साहब प्रेजेंट हो सकता है आपका सेल सरफेस पे भी, वो प्रेजेंट हो सकता है साइटोसोल में भी, वो प्रेजेंट हो सकता है न्यूक्लियस पे भी, ठीक है ना। इसी बेस पे हम दो भागों में बांटते हैं, या तो सेल सरफेस या फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। बाइंडिंग ऑफ ए लिगैंड टू इट्स रिसेप्टर cause a conformational change in the receptor and initiate a sequence of reaction leading to a specific cellular response। अब देखो यहाँ पर जो आपका रिसेप्टर होगा इसका थोड़ा सा समझो इसको। अगर इसके पास इसकी अपनी एक पहचान होती है इस रिसेप्टर की, ठीक है। अगर उस पहचान अगर ये जो इसकी पहचान, अब ये पहचान इसकी ये है कि भाई साहब ये किस प्रकार के सिग्नल मॉलिक्यूल को आपका जो है रिसीव कर पाएगा, या फिर किस सिग्नल मॉलिक्यूल को ये आपका जो है एक्सेप्ट कर पाएगा। यानी कि अगर ये सिग्नल मॉलिक्यूल मान लो कोई आपका हार्मोन्स है, ठीक है ना, ये आपका कोई हार्मोन्स है, ठीक है। और ये जो है आपका हार्मोन्स होने के साथ साथ जो सिग्नल मॉलिक्यूल है ये आपका लॉन्ग अमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है, ये आपका लॉन्ग अमाइनो एसिड चैन से मिलकर के बना हुआ है। जबकि ये जो रिसेप्टर है ये रिसेप्टर आइडेंटिफाई करता है केवल और केवल स्मॉल अमाइनो एसिड पेप्टाइड को, ठीक ना, स्मॉल अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड को। तब ये यहाँ पर आकर के बाइंड नहीं कर सकता, तब यहाँ पर ये आकर के बाइंड नहीं कर सकता। इसलिए ये जो रिसेप्टर है ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, इस बात को समझ लेना। यानी कि जोन सा आपका सिग्नल होगा उसी उसी का आपका रिसेप्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिमिलरिटी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सा सिग्नल आ रहा है कोई सा रिसेप्टर है, दोनों आकर के कंबाइन कर जाएंगे एंड सेल के अंदर सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता।
इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब देखो कि बेस्ड ऑन लोकेशन रिसेप्टर आर क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरी। अब इनको दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो इंट्रासेलुलर, दूसरे आपके सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है ना। अगर इंट्रासेलुलर है तो इनकी लोकेशन या तो साइटोसोल में हो सकती है या फिर न्यूक्लियस के अंदर हो सकती है। इसी के साथ साथ जो अगर आपके सेल सरफेस रिसेप्टर है तो इनकी लोकेशन पीएम के ऊपर होती है, इनकी लोकेशन पीएम के ऊपर होती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो। पहले सबसे पहले इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को पढ़ते हैं कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या होता है। इंट्रा का मतलब होता है सेल के अंदर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन आर लोकेटेड इन द साइटोसोल और न्यूक्लियस, ठीक है ना। दीज इंक्लूडेड रिसेप्टर आर थायराइड रिसेप्टर, रेटिनोइक, विटामिन डी एज वेल एज डिफरेंट ऑर्फेन रिसेप्टर। अब यहाँ पर एक शब्द आता है ऑर्फेन रिसेप्टर। तो ऑर्फेन किसको बोला गया है, ठीक है ना। ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ, ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ। देखो काफी सारे रिसेप्टर आपके ऐसे होते हैं सेल के अंदर जिनकी डिस्कवरी की जा चुकी है, जिनकी डिस्कवरी की जा चुकी है, लेकिन इनके जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, इनके जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, इनका पता नहीं लगाया जा चुका है, ठीक है ना। इनका पता नहीं लगा है कि ये रिसेप्टर कौन से सिग्नल से जाकर के बाइंड करते हैं। तो इसलिए इनको अनाथ रिसेप्टर या फिर ऑर्फेन रिसेप्टर बोला जाता है। इतनी बात पता चली। अब आपको आई थिंक ऑर्फेन का मतलब पता चल गया होगा। इसके जो एग्जाम्पल है स्टेरॉइड्स हार्मोन, जैसे कि मैंने आपको बताया थायराइड हार्मोन है, ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है सेल सरफेस रिसेप्टर। आई होप ये शायद आपका कट रहा हो, लेकिन ये सेल सरफेस रिसेप्टर है, ठीक है ना। सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होता है कि इनका नेचर ऑल हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग, जितने भी आपके हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव, ठीक है ना, लव यानी कि वाटर से लव करने वाले जितने भी सिग्नल मतलब जितने भी आपके सरफेस रिसेप्टर होते हैं वे सारे के सारे इस कैटेगरी में रखे जाते हैं, यानी कि ऑल हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड सम लिपोफिलिक मॉलिक्यूल बाइंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन। वे सारे के सारे जो कि आपके नेचर में हाइड्रोफिलिक है या फिर आपके आपके जो है मोस्टली लिपोफिलिक है, वे भी आपके आकर के सेल सरफेस पर बाइंड होते हैं, ठीक है ना। वे भी आपके सेल सरफेस पर आकर के बाइंड होते हैं। These cell surface receptor protein act as a signal transducer to produce intracellular messenger। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जितने भी सेल सरफेस रिसेप्टर पाए जा रहे हैं वे सारे के सारे आपके ट्रांसड्यूसर की तरह काम करते हैं एंड सेल के इंटरनल वाले पार्ट में जो है इंट्रासेलुलर मैसेंजर से ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एक प्रोसेस में स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया है। These messengers stimulate the sensor and effect responsible for activating cellular response, ठीक है ना, जिसके थ्रू ये अपने सेलुलर रेस्पॉन्स को परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे कि आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर रिसेप्टर। इसके बाद आपका आयन चैनल रिसेप्टर, इसके बाद एंजाइम लिंक रिसेप्टर, ठीक ना, एंजाइम्स लिंक रिसेप्टर। एंड गाइज इनके भी कुछ एग्जांपल होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे, इंपोर्टेंटली हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे जी प्रोटीन क्या होता है, आयन चैनल रिसेप्टर क्या होता है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्या होता है, फिर इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं उनको हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जैसे कि यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये आपके सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, ठीक है ना। ये सेल सरफेस रिसेप्टर अगर मैं डिवाइड करूँ तो मैं तीन भागों में ब्रॉड थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला आयन चैनल रिसेप्टर, जहाँ पर आपके आयन चैनल काम करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम आयन चैनल, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल या फिर एसिटाइल कैटायन चैनल, एसिटाइल कैटायन चैनल आपने इसको पढ़ा होगा। सेल बायोलॉजी में मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा इसके बारे में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जिसको हम आपका जीपीसीआर के नाम से जानते हैं, जिसमें हम इंपोर्टेंट कौन कौन से पाथवे पढ़ेंगे, साइक्लिक एएमपी पाथवे पढ़ेंगे, आईपी3 डैक पाथवे पढ़ेंगे जो कि पीएलसी बीटा के लिए होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम कोलेरा टॉक्सिन पाथवे, पर्टुसिस टॉक्सिन पाथवे, नाइट्रस ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे, रोडोप्सिन पाथवे जिसको हम विजन सिस्टम के नाम से जानते हैं, ये सारे के सारे पाथवे हम जो है आपके कहां पर पढ़ने वाले हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि आपका डिसेंसिटाइज और या फिर अडेप्टेड क्या होता है जीपीसीआर में, ये भी आपका इंपोर्टेंट है तो इसको भी हम देख लेंगे।
फिर इसके बाद हम एंजाइम्स लिंक्ड आपके जो है एंजाइम्स लिंक्ड रिसेप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आता है, जिसको हम आरटीके पाथवे बोलते हैं। एंड इस आरटीके में भी हम कौन कौन से पाथवे पढ़ेंगे, रेस मैप काइनेज मैप या फिर ईआरके जिसको बोल देते हैं। इसे में हम IP3 डैक पाथवे, देखो यहाँ पर जो IP3 डैक पाथवे है ये पीएलसी बीटा से परफॉर्म होता है, जबकि यहाँ पर ये पीएलसी गामा से परफॉर्म होता है, ठीक है ना। इसी में हम PI3 काइनेज पाथवे पढ़ेंगे, जिसको हम AKT पाथवे बोल देते हैं, जिसमें आपके mTOR पाथवे इंसुलिन सिग्नलिंग ये आपका इंपॉर्टेंट है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। सबको हम निमोनिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। फिर इसके बाद टायरोसिन काइनेज एसोसिएट रिसेप्टर, ठीक ना, जिसमें हम जैक स्टैट पाथवे, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाने का। फिर इसके बाद रिसेप्टर सेरीन काइनेज पाथवे, जिसमें हम TGF बीटा पाथवे पढ़ेंगे, ठीक है ना। रिसेप्टर थ्रेओनीन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन फास्फेट, रिमूवल ऑफ फास्फेट हम देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। फिर हिस्टडीन लाइक एसोसिएट रिसेप्टर, जिसमें 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे, कीमो ऑस्मोटिक, ठीक है ना। हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एंड बैक्टीरिया में क्या किस प्रकार से कीमो सेंसिंग होती है, ठीक है ना। बैक्टीरिया किस प्रकार से अपने आप को जो है वो सिग्नलिंग करता है, किस प्रकार से फॉरवर्ड या फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, किस प्रकार से रिवर्स मूवमेंट करता है, वो सारी चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपना GPCR से, यानी कि सेल सरफेस रिसेप्टर से। जो बेसिक था वो बेसिक मैंने आपको बता दिया गाइज। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको शेयर करना है, इसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आए हो तो। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।